हेलो एवरीवन, आज हम इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे टैक्स और उसके टाइप्स, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर, असेसी एंड इट्स टाइप्स एंड पर्सन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि टैक्स क्या होता है और कितने तरह का होता है। टैक्स एक तरह का जो है वो टैक्स का मतलब होता है कर, और ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिस पर्सन ने इनकम अर्न की होती है वही उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता है, देता है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जो व्यक्ति टैक्स देता है, जो पेयर होता है, वो डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं करवाता, उससे टैक्स किसी और पर्सन को जाता है एंड अल्टीमेटली जिसको वो पे करता है फिर वो आगे जमा कराता है डिपार्टमेंट के पास। जो डायरेक्ट टैक्स है जनरली वो इनकम पर लगता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। जो डायरेक्ट टैक्स है ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये रिग्रेसिव इन नेचर है, मींस कि ये लगभग सभी लोगों पर एक जैसा लगाया जाता है, इसमें रेट इंक्रीज नहीं होता। तो ये जितने भी जो टैक्सेस हैं ये गवर्नमेंट को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो खास करके सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ईयर जो है वो हमने समझने के लिए उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने आज तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा है कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च पर, अगले साल के 31 मार्च पर खत्म होता है। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। वही सेम डेफिनेशन है, कुछ भी नया नहीं है। बस हम असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे अगली स्लाइड्स में। तो अब जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 2020 और 21, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। अब नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में दी हुई है। क्या है बेसिकली? अगेन इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये 12 महीने की एक अवधि है जो हर साल के 1 अप्रैल को शुरू होती है और अगले साल के 31 मार्च पर खत्म होती है। वह जो हमारा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर होता है वही असेसमेंट ईयर होता है, और असेसमेंट ईयर के अंदर बेसिकली जो असेसमेंट यानी कि कर निर्धारण का काम है वो किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रिटर्न्स को वेरीफाई करता है, टैक्स के असेसमेंट्स को चेक करता है, असेसी असेसमेंट ईयर के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है उस इनकम के लिए जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई होती है। और जो प्रीवियस ईयर से असेसमेंट ईयर बाद में आता है, यानी कि प्रीवियस ईयर पहले आता है गत वर्ष, और कर निर्धारण वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के बाद आता है। अब आता है प्रीवियस ईयर, जिसको सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। अगेन इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। Again it is started on 1 April every year and ends on 31st March of the next year. सेम कॉन्सेप्ट है, बस फर्क इतना है कि जो प्रीवियस ईयर है वो असेसमेंट ईयर से पहले वाला होता है, और जो असेसमेंट ईयर है वो प्रीवियस ईयर के बाद वाला होता है। अब हम इन तीनों के बीच में रिलेशन को समझेंगे। अब आप इसको देखिए, फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2020 to 21, दैट इज from 1 April 2020 to 31st March 2021। तो अगर हम इस कंटेक्स्ट में समझें तो हमने बोला कि जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है वो असेसमेंट ईयर है, यानी कि असेसमेंट ईयर हुआ 2020 और 21। अब हमने बोला प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से पहले आता है, यानी कि वो फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर से पहले वाले ईयर का था वो बना हमारा प्रीवियस ईयर, यानी कि गत वर्ष, जो कि 2019 और 20 है। यानी कि
जो प्रीवियस ईयर है वो असेसमेंट ईयर से पहले वाला, और जो असेसमेंट ईयर है वो प्रीवियस ईयर के बाद वाला। और जो फाइनेंशियल ईयर है वो दोनों के कॉन्सेप्ट में चलते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एवरी ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। तो हम उसको जस्ट इस तरीके से समझने के लिए कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है वो असेसमेंट ईयर है, और उससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वो प्रीवियस ईयर था। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर 2018 और 19 था। जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 था उसको हमने प्रीवियस ईयर कंसीडर किया, तो उसके कंटेक्स्ट में असेसमेंट ईयर क्या हुआ? असेसमेंट ईयर हुआ 2019 और 20, यानी कि उससे अगला। एक और एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए जो प्रीवियस ईयर है वो है 2017 एंड 18, तो इस कंटेक्स्ट में असेसमेंट ईयर क्या हुआ? 2018 एंड 19, यानी कि उससे अगले वाला। आई होप आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर पे। एक और टॉपिक इसमें कि अगर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बीच में सेटअप हो जाए तो उसके लिए कंटेक्स्ट में हम प्रीवियस ईयर को कैसे समझेंगे? क्योंकि जनरली हम बार बार बोल रहे हैं कि इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो उस केस में समझना है जब सोर्स 1 अप्रैल को था ही नहीं। इसमें दो ऑप्शन है। फर्स्ट है जब बिजनेस और प्रोफेशन नया सेटअप होता है साल के बीच में, तो जब भी वो शुरू होगा बिजनेस, वहां से लेकर के अगले साल के 31 मार्च तक जो टाइम पीरियड बनेगा वो उस न्यूली सेटअप बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर कहलाएगा। अब इस केस में 12 मंथ का टाइम पीरियड पूरा होना जरूरी नहीं है। ऐसे ही अगर वो बिजनेस नहीं है, कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, तो सेम केस उसके बीच में भी है कि जब वो सोर्स क्रिएट हुआ वहां से लेकर के जब 31 मार्च आई अगले साल की, वहां तक का जो टाइम पीरियड है वो प्रीवियस ईयर माना जाएगा। यहाँ पर 1 अप्रैल से शुरू करने की जरूरत नहीं है, 12 मंथ का टाइम पीरियड काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है कि प्रीवियस ईयर के हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। जनरल रूल प्रीवियस ईयर का क्या कहता है कि जिस साल असेसी इनकम कमाता है, जिस ईयर में वो अपनी इनकम कमाता है, उससे अगले ईयर में वो अपना जो है वो रिटर्न भरता है और उसकी पूरी जो है वो असेसमेंट की जाती है। तो अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कब ऐसा नहीं होगा कि हम उसकी इनकम के लिए पिछले साल की जो उसने कमाई थी वो कंसीडर करेंगे। अब क्या है फर्स्ट एक्सेप्शन? इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट असेसी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस अंडर सेक्शन 172। इसके अंतर्गत जो अनिवासी शिपिंग बिजनेस करते हैं उनके केस में हमें प्रीवियस ईयर के लिए ना ही 12 मंथ देखने हैं, ना ही अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो सपोज करो 2019-20 हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बनता है, ना ही हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या वो इनकम 19-20 में कमाई गई थी या नहीं। इनके केस में जो भी ये इनकम अर्न करेंगे उसका 7.5% इमीडिएटली उनको पे करना पड़ेगा जब वो इंडिया छोड़कर जा रहे होंगे। मतलब जब वो बिजनेस कर रहे हैं, जब उनका शिप पोर्ट से जाने लगेगा, तो जो भी इनकम उनको मिली है या मिलने वाली है उसका 7.5% इमीडिएटली उनको टैक्स के रूप में देना होगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर को कंसीडर करने की, ना ही 12 मंथ का टाइम पीरियड काउंट करने की। नेक्स्ट है इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड अंडर सेक्शन 174। अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है हमेशा के लिए या फिर एक लंबी अवधि के लिए, तो उस केस में भी जब वो इंडिया छोड़कर जा रहा है तो उस वक्त उसको अपना जितना भी प्रॉपर्टी और इनकम का टैक्स है वो उसी टाइम देना होगा और सारा जो है वो उसका हिसाब किताब करना होगा, क्योंकि वो तो जा रहा है, नेक्स्ट ईयर में कैसे करेगा वो। तो इस केस में भी हमें उसी ईयर में करना होता है, पिछले साल की इनकम को पिछले साल में का जो प्रीवियस ईयर है उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन अंडर सेक्शन 174A। अगर कुछ संस्थाओं की स्थापना कम समय के लिए होती है तो इस केस में भी जितने समय के लिए भी उनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उतने टाइम का जो टैक्स है वो उनको उसी टाइम पे करना होता है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स अंडर सेक्शन 175। अगर कोई व्यक्ति अपना टैक्स बचाने के इरादे से अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर देता है और ये बात आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसको भी उसी वक्त जो है वो पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा और जो भी बाकी की फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होंगी। उसके लिए भी अगले साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट है
इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस अंडर सेक्शन 176, अगर बिजनेस साल के बीच में ही बंद हो जाता है तो एसएससी के पास ये मतलब राइट है कि वो उसी टाइम भी अपना जो वाइंडिंग अप हुआ बिजनेस है उसका जो हिसाब किताब है वो उसी टाइम कर दे, उसको नेक्स्ट ईयर तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन एसएससी की। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एसएससी वो पर्सन है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी अमाउंट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एसएससी इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नॉट इवन टैक्स, अगर वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं दे रहा, मान लीजिए वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पकड़ में आता है, उस पर कोई पेनल्टी लगती है और या फिर उसने कोई टैक्स लेट पे किया, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगता है, तब भी वो एसएससी माना जाता है। यानी कि व्हेन अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, जब कोई भी राशि देने के लिए वो उत्तरदायी है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, तो वो एसएससी कहलाता है। एसएससी 4 तरह के हैं, नॉर्मल एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, डीम्ड एसएससी, एसएससी इन डिफॉल्ट। अब हम इनको 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले आता है नॉर्मल एसएससी। नॉर्मल एसएससी क्या होता है? हर वो एसएससी या हर वो इंडिविजुअल जो कि इनकम टैक्स के अंदर टैक्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो नॉर्मल एसएससी कहलाता है। या फिर जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स के अंदर किसी भी लॉस या इनकम को लेकर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वो होता है जो किसी थर्ड पार्टी के को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर कोई पर्सन अपना खुद, कोई व्यक्ति अगर अपना खुद का टैक्स पे करने में या टैक्स से रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करने में केपेबल नहीं होता, तो वो अपने आगे एजेंट अपॉइंट कर लेता है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम नॉन रेजिडेंट्स को समझते हैं। नॉन रेजिडेंट जो इंडिया से बाहर रहते हैं और इंडिया में बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, वो अपने इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड टैक्स के मैटर को सॉल्व करने के लिए अपने कोई ना कोई एजेंट अपॉइंट कर लेते हैं, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कहते हैं। ऐसे ही जो माइनर के गार्जियंस होते हैं वो भी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ही कहलाते हैं। नेक्स्ट है डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी वो होता है जो इनकम टैक्स अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार माना गया करदाता होता है। यहाँ पर जो किसी न किसी रूल्स के अकॉर्डिंग, किसी न किसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट जो एसएससी होता है उसको हम डीम्ड एसएससी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसके कानूनी उत्तराधिकारी हैं वो उसके डीम्ड एसएससी होंगे। ऐसे ही जो माइनर या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति हैं उनके गार्जियंस भी डीम्ड एसएससी कहलाते हैं। नेक्स्ट है एसएससी इन डिफॉल्ट। वो पर्सन या वो करदाता जो इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार जो है वो प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता, प्रावधानों को नहीं मानता या कुछ उनको मानने में गलती करता है, डिफॉल्ट करता है, वो एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाता है। मान फॉर एग्जांपल, जो एक एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय के सैलरी में टैक्स डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कराना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। पर्सन की डेफिनेशन में हम इन सभी को इंक्लूड करते हैं। पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल को शामिल नहीं किया जाता। इसमें इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो कि ऊपर 6 कैटेगरीज में कवर नहीं हुए, उन सबको शामिल किया जाता है। अब हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। इंडिविजुअल के अंदर नेचुरल पर्सन यानी कि सिंपल ह्यूमन बीइंग को शामिल किया जाता है, फिर चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, चाहे वो अनसाउंड माइंड के व्यक्ति ही क्यों ना हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत जो हिंदू लॉ के अंदर फैमिलीज एस्टैब्लिश्ड हैं, जो अपने पूर्वजों का बिजनेस आगे कंटिन्यू करते हैं, उनको शामिल किया जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर
वो फर्म जो 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश हुई है उनको इंक्लूड किया जाता है। इसमें पार्टनर्स अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करके बिजनेस शुरू करते हैं और एक निश्चित रेशो में जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको शेयर करते हैं। कंपनी के अंदर इंडियन कंपनी को शामिल किया जाता है और फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूड होती हैं अगर वो अपना बिजनेस इंडिया में करती हैं ब्रांचेस के थ्रू। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है इसके अंदर पर्सन्स डिफरेंट पर्सन्स के ग्रुप को शामिल करते हैं एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में व्यक्तियों के समूह को लेते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो एओपी है इनमें जो डिफरेंट पर्सन्स कंबाइंड होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के लिए होते हैं, यानी कि वो आय कमाने के उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है इनका मुख्य उद्देश्य आय कमाना नहीं होता, ये किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। लोकल अथॉरिटी के अंदर जो लोकल लेवल पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडीज बनी होती हैं उनको शामिल किया जाता है, जैसे म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जो है वो पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, इन सबको इंक्लूड करते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर जो नेचुरल पर्सन नहीं है और जो ऊपर की 6 कैटेगरीज में कवर नहीं हुए हैं उन सभी को शामिल किया जाता है, जिनका कानून की दृष्टि में कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है, जैसे यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल्स, मंदिर, मस्जिद, ये सारे। अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अभी हमने बात किया जो लोकल बॉडीज हैं उनको हम लोकल अथॉरिटी की कैटेगरी में रखते हैं। कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड है यानी कि कंपनी की कैटेगरी में आएगा। मिस्टर अमिताभ बच्चन यानी कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएगा। अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगेन इट इज कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसलिए ये कंपनी की कैटेगरी में आएगा। अ ज्वाइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम, देयर लव, सन एंड कुश, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कैटेगरी में आएंगे। कैलकाटा यूनिवर्सिटी 7th कैटेगरी दैट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएंगे। एक्स एंड वाई हु आर लीगल हेड्स ऑफ जेड के कानूनी उत्तराधिकारी हैं एक्स और वाई, इनको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ये एओपी तो हो नहीं सकते, यहाँ पर उनका जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना या आय कमाना नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखेंगे और पार्टनरशिप बिजनेस को हम सिंपली फर्म की कैटेगरी में रखेंगे। तो आज हमने इस लेक्चर में इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे।